उसको कैसे बता सकते हैं? तो फिर मैंने कहा जो नहीं खोजा गया उसके लिए क्या किया गया था? उसके लिए अनुमान लगाया गया, और जो सबसे अच्छा सही अनुमान लगाया था वो रॉबर्ट मे ने लगाया था, और उनके अनुसार बिना खोजी गई बायोडायवर्सिटी कितनी थी? 7 मिलियन। आगे चलते हैं। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, काहे के लिए? कंजर्व करने के लिए एक यूनियन है जिसे क्या कहते हैं? IUCN। लिखिए IUCN। 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 IUCN पूरा नाम कितने लोगों को पता है? चलो बताओ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना? लिखेंगे पूरा नाम IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिखिए IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है ये बताओ? ये एक यूनियन है जो बायोडायवर्सिटी को क्या करता है? कंजर्व करता है ना? चलिए, तो हम लोगों ने जो बायोडायवर्सिटी डिस्कवर्ड पढ़ी है वो कितनी है बताओ? डिस्कवर्ड बायो डायवर्सिटी कितनी है? 1.5 मिलियन। इसमें प्लांट में भी इंक्लूड है और एनिमल भी, दोनों हैं, पौधे भी हैं और एनिमल भी है। इनमें से सबसे ज्यादा कौन है? एनिमल है। कौन है बताओ? तो इस पूरी डिस्कवर्ड बायोडायवर्सिटी में कितने परसेंट एनिमल है? डायवर्सिटी का मतलब समझ रहे हो? बता चुका हूं, डायवर्सिटी मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्पीसीजों का पाया जाना। तो बोलो एनिमल कितने हैं? इसमें से 70% जीव हैं, एनिमल हैं। प्लांट कितने हैं? प्लांट है 22%, और कुछ अदर लोग भी हैं जो कि कितने हैं? 8% हैं। एक चीज याद रखना है हमें, बैक्टीरिया को बायोडायवर्सिटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया जैसे अन्य प्रोकैरियोट को बायोडायवर्सिटी में अगर हम इंक्लूड करेंगे तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो 1.5 मिलियन है ये 80-90 मिलियन हो जाएगी, है ना? तो हम कहेंगे इसमें क्या कहेंगे? बैक्टीरिया नॉट इंक्लूडेड इन बायोडायवर्सिटी। बैक्टीरिया बस नहीं, कोई भी प्रोकैरियोट को हमने इसमें नहीं रखा है। एनी प्रोकैरियोटिक, कोई भी प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के जैसे। अब हम कहेंगे सर क्यों नहीं रखा गया है बैक्टीरिया को? तो सबसे पहली बात तो इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि बैक्टीरिया की आप स्पीसीज अगर देखोगे तो बैक्टीरिया की स्पीसीज सेम रहेगी, लेकिन उसमें केमिकल डिफरेंट निकल आएगा। अब अगर आप केमिकल डिफरेंट देखोगे तो पता नहीं कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। सही बात है। इसलिए बैक्टीरिया का और प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया को के लिए टेक्सोनॉमी की कोई मेथड नहीं है अच्छी जिसे हम डिस्क्राइब कर पाएं और इसे हम अच्छी तरह से टेक्सोनॉमी में विभाजित करें। इसलिए बैक्टीरिया को बायोडायवर्सिटी में नहीं रखा गया। ये लिखो, फिर लिखवाते हैं। यहां तक हो गया है? लिखो, ये डिस्कवर्ड बायोडायवर्सिटी में कितने परसेंट क्या है?
लिखेंगे नोट लगा करके, बैक्टीरिया नॉट इंक्लूड इन बायोडाइवर्सिटी, बैक्टीरिया बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं है, बैक्टीरिया बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं है, बैक्टीरिया नॉट इंक्लूड इन बायोडाइवर्सिटी, बैक्टीरिया बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं है, बिकॉज क्योंकि इनके लिए कोई उपयुक्त टेक्सोनॉमी मेथड नहीं है, because for the bacteria no taxonomy method present, कोई टेक्सोनॉमी मेथड नहीं है। दूसरा क्या मैंने बोला था बताओ, टू बैक्टीरिया इन सेम स्पीसीज, दो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक ही प्रजाति के हों, टू बैक्टीरिया इन सेम स्पीसीज हैविंग डिफरेंट केमिकल, हैविंग डिफरेंट केमिकल, दो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी प्रजातियां समान हो लेकिन उसमें केमिकल अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर केमिकल अलग डिफरेंट हो गए हैं तो फिर भी आप उसे क्या नहीं कर पाओगे, डिवाइड नहीं कर पाओगे, तुम्हें बहुत सारे केमिकल मिलेंगे। कैसे बांटेंगे? पहली तो कोई टेक्सोनॉमी मेथड नहीं है, दूसरा क्या नहीं है बताओ, केमिकल अलग अलग है, दूसरा सारे बैक्टीरिया का कल्चर नहीं कर सकते हैं, है ना। ऑल बैक्टीरिया कैन नॉट कल्चर, हम बहुत सारे बैक्टीरिया का कल्चर नहीं कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया को इसमें ना रखने का क्या है, कारण है। ठीक है। और अगर हम इतना सब कुछ लेते हुए भी बैक्टीरिया को बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करें तो बायोडाइवर्सिटी कितनी पहुंच जाएगी, 80 मिलियन के पास पहुंच जाएगी, है ना। इफ वी इंक्लूड बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट इन बायोडाइवर्सिटी then it become more than 80 million। अगर हम बायोडाइवर्सिटी में बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट को रखेंगे तो यह कहां पहुंच जाएगी बोलो, तो यह 80 मिलियन हो जाएगी, तो यह 80 मिलियन हो जाएगी। लिख गया है सबका हिंदी इंग्लिश दोनों में, बोलो। इफ वी इंक्लूड बैक्टीरिया, यदि हम बायोडाइवर्सिटी में बैक्टीरिया व प्रोकैरियोट को रखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी 80 मिलियन हो जाएगी। बोलो कितनी हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी, बोलो 80 मिलियन हो जाएगी, इसीलिए इनको नहीं रखा गया है। ठीक है ना। लिखेंगे सम ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी के कुछ ऑर्डर, डाइवर्सिटी के लिए कुछ ऑर्डर माने क्रम। पहला लिखेंगे इनवर्टिब्रेट्स, आकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका है, मैं पहले ही बता दिया हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसेक्ट हैं। तो सबसे पहले आएंगे इंसेक्ट। तो इंसेक्टा की क्लास के सबसे ज्यादा इस दुनिया में कीड़े हैं। क्या है बताओ, सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े, इंसेक्टा सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर आते हैं मोलस्का, तो दूसरे पे है मोलस्का, और फिर है
क्रस्टेशियन। तो ये क्रम है जो इनवर्टिब्रेट्स में है। तो सबसे ज्यादा कौन है बताओ? इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए बर्ड्स की वर्टिब्रेट्स की बात करिए। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कौन होंगे? सबसे ज्यादा फिश हैं, है ना। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है, डायग्राम भी बना है इसका। तो फिश सबसे ज्यादा हैं। फिर बोलिए, इसके बाद हमें क्या लगता है कि फिश के बाद कौन आएगा? रेप्टाइल। कौन आएगा? रेप्टाइल हैं। फिर बोलो बर्ड्स, फिर बोलो, फिर एम्फीबिया, फिर इसके बाद मैमल्स है। तो ये भी एक क्रम है, इसको भी आपको याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स का क्रम क्या है बताओ? सबसे ज्यादा फिश, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड, फिर एम्फीबिया, फिर मैमल्स। ठीक है, आगे लिखेंगे। इसके नीचे थोड़ा सा देखो, मैंने कल भी बताया था कि हमें एम्फीबिया कहाँ मिलते हैं बताओ? फ्रेश वाटर पर। हम लोगों ने पानी इतना प्रदूषित कर दिया है कि एम्फीबिया रेप्टाइल से कम हो गए हैं। पहले एम्फीबिया क्या थे? ज्यादा थे। अमेज़न के जंगलों में अभी भी कौन ज्यादा है? एम्फीबिया ज्यादा है। लिखेंगे, एम्फीबिया फ्रेश वाटर पर पाए जाते हैं। एम्फीबिया live in fresh water. Amphibia live in fresh water. Amphibia fresh water पर रहते हैं। And due to high pollution of water, और पानी के अत्यधिक प्रदूषण के कारण, और पानी के अत्यधिक प्रदूषण के कारण यह कम हो गए हैं। इट बिकम लेस। क्या हो गए हैं? ये कम हो गए हैं। आगे लिखेंगे प्लांट। प्लांट का लिख लो भाई। प्लांट का आर्डर क्या है? प्लांट की बायोडाइवर्सिटी का आर्डर क्या है? प्लांट में सबसे ज्यादा कौन है बताओ? बताओ, एंजियोस्पर्म। तो लिखिए, प्लांट में सबसे ज्यादा है एंजियोस्पर्म। फिर कौन है? फंजाई हैं। फिर बताओ, फिर है एल्गी, है ना। फिर मॉस, फिर लाइकेन। एल्गी, फंजाई, है ना, मॉस और लाइकेन। तो सबसे ज्यादा कौन है बोलो? एंजियोस्पर्म। और लाइकेन सबसे कम है। आपको पता है कि लाइकेन कहां पर सबसे पहले उगते हैं? जहां पर कोई सक्सेशन होता है तो सबसे पहला लैंड पर लाइकेन आते हैं, है ना। चलिए, तो ये एक क्रम हो गया जिसको हमने क्या किया है बोलो? लिखा है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बतलाया कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है खोजी गई, और बिना खोजी गई कितनी है। बिना खोजी गई के लिए अनुमान सबसे अच्छा किसने लगाया? ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न इसमें लिखेंगे, जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं,
जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी घटती है। देन द बायोडायवर्सिटी डिक्रीज। जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी क्या होती है? घटती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोलंबिया इक्वेटर के पास है, कोलंबिया नियर द इक्वेटर, कोलंबिया नियर द इक्वेटर, कोलंबिया इक्वेटर के पास है, कोलंबिया इक्वेटर के पास है, जबकि न्यूयॉर्क इक्वेटर से दूर है। व्हाइल द न्यूयॉर्क अवे फ्रॉम इक्वेटर, जबकि न्यूयॉर्क इक्वेटर से दूर है। बोलो कहाँ है? इक्वेटर से दूर है, इक्वेटर से दूर है, इसलिए कोलंबिया की बायोडायवर्सिटी ज़्यादा है। हैंस द डायवर्सिटी ऑफ कोलंबिया इज hence the diversity of Colombia is more than New York, है ना। तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप लोग इधर समझेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से देख लो एक बार, बनाना नहीं है, बस देखो ये क्या था। ऐसे मैंने कहा था इक्वेटर है, जो जितना इक्वेटर के पास होगा उसकी डायवर्सिटी उतना ही ज्यादा होगी। अगर आप उससे दूर जाओगे तो क्या होता जाएगा? डायवर्सिटी कम होती जाती है। तो कोलंबिया और न्यूयॉर्क की अगर तुलना करें तो न्यूयॉर्क दूर है इक्वेटर से और कोलंबिया पास में है। इसीलिए बताओ इन दोनों के बीच में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किसकी है ज्यादा तो किसकी बताओगे? कारण पूछेगा तो क्या बता दोगे? क्या कारण है? क्योंकि इक्वेटर के पास है। ठीक है, अब इस इक्वेटर के आसपास ही अमेज़न के जंगल हैं। तो अभी हमें अमेज़न हेडिंग डालनी है, लिखेंगे अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न के जंगल। अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, अमेज़न के जंगलों में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ है? अमेज़न के जंगल में। अभी तो इसका पूरा रहस्य ही कोई नहीं जान पाया है कि इसके अंदर है क्या, है ना। तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहाँ आपको मिलेगी? बताओ अमेज़न के जंगलों में। ठीक है, कहाँ मिलती है बताओ सबसे बड़ी डायवर्सिटी? यहां पर आप मानो आपको 1.25 लाख तो इंसेक्ट मिल जाएंगे। कितने कीड़े मकोड़े हैं बताओ यहां पर? लगभग 1.25। ठीक है, और बताएं 40,000 प्रकार के प्लांट हैं, 3,000 प्रकार के फिश हैं। इस प्रकार से ना जाने अभी कितनी प्रजातियां ऐसी होंगी जिसे अभी हम लोगों ने डिस्कवर्ड नहीं किया है ना। तो ये अमेज़न के जंगल हैं, ये इतने घने हैं कि लाइट जो होती है सन की वो धरती तक नहीं पहुंच पाती है, ऊपर ही रह जाती है, और इन पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, इसलिए ये खाना ज़्यादा बनाते हैं। तो इनके खाना बनाने से इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बोलो, और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली वो बायोडायवर्सिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। चलो, इन्हें हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं इन्हें? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, है ना। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं
या एनवायरमेंट में है, उनमें से 20% O2 गिवन बाई अमेज़न फॉरेस्ट। तो ये भी एक प्रकार का है कि अमेज़न से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है ना? कितनी परसेंट? 20%। इसीलिए पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े इनको कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखो, मेरे से आप ये पूछ सकते हो कि सर अमेज़न के जंगलों में डायवर्सिटी ज्यादा क्यों है? और भी तो जंगलों में हो सकती है, यहीं क्यों है सबसे ज्यादा, है ना? चलो, हाँ, तो हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, रुक गए। हो गया? चलो, अब देखते हैं कि अमेज़न के फॉरेस्ट में बायोडायवर्सिटी ज्यादा क्यों है। Why biodiversity maximum in Amazon? ठीक है, अमेज़न में बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम क्यों है? आपको सबसे पहले बताया गया है कि ये इक्वेटर है और 23.5 नॉर्थ पे चले जाइए और 23.5 साउथ पे चले जाइए, तो आपको जो एरिया मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं, बोलो, कल बताया था, ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया। और इसी ट्रॉपिकल एरिया में यहां पर कौन है? अमेज़न के जंगल हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझते चले। अब क्या होता है, ये है हमारा सन। क्या है ये? हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सन है। और यहां से क्या आएगी? रोशनी आती है ना? इसके पास एनर्जी होती है, E=H/nu, है ना? और यहां पर क्या है? ये लगे हुए हैं क्या? ये अमेज़न के फॉरेस्ट के क्या हैं? ये मान लो प्लांट हैं। तो यहां पर होता क्या है? सबसे पहली बात तो इन्हें डायरेक्ट लाइट मिलती है। पहली बात तो ये समझो, क्या मिलती है इन्हें? डायरेक्ट लाइट मिलती है। और लाइट किस लिए यूज होती है बताते चलना। लाइट यूज इन फोटोसिंथेसिस। बोलो, होती है नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में लाइट यूज होती है। अगर इन्हें पर्याप्त मात्रा में लाइट मिल रही है तो ये पर्याप्त मात्रा में इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना? तो इस लाइट के कारण प्रोडक्टिविटी, उत्पादक क्षमता क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादक क्षमता बढ़ती है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इनडायरेक्टली बायोडायवर्सिटी बढ़ती है ना? उनमें क्या है? ऐसा होता है ना? जब पर्याप्त भोजन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन होगा ज्यादा, है ना? और नई नई प्रजातियां बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा? बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी? बायोडायवर्सिटी इंक्रीज कर देगा। पहला एक कारण ऐसा हमने समझा है। ठीक है, दूसरी बात और समझो। दूसरी बात क्या होता है कि इन एरिया पर, इस एरिया पर जिसे आपने क्या कहा है? ट्रॉपिकल एरिया कहा है। कौन सा एरिया है बताओ? ये ट्रॉपिकल एरिया आपने जिसे कहा है। ट्रॉपिकल एरिया में सीजनल चेंज, सीजन नहीं होते हैं। क्या कहा मैंने?
सीजन नहीं होते हैं, मतलब विंटर समर नहीं आता है। क्या नहीं होता है यहाँ पर? इसका मतलब क्या है कि विंटर समर नहीं आते हैं? इसका मतलब क्या है? न ठंडी आएगी न गर्मी आएगी, तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा एक, जिससे कोई भी अगर प्लांट ग्रो करता है तो उसे उस लंबे टेम्परेचर में रहने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और उस हैबिट में वो आ जाता है, जिससे उसके मरने की संभावना क्या हो जाती है? तो हम इसे एक ऐसे लिख सकते हैं, नीचे के लिए बहुत समय रहता है। क्या रहता है? बहुत समय रहता है। नीचे मतलब उसको अपना घर, अपना हैबिटेट बनाने के लिए पर्याप्त समय है। अब देखो तो यहां पर जैसे ये प्लांट नया उगा, जब ये उगा तो मान लो 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। अब इसे तो हमेशा 15 ही मिलेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरिएबल, यहाँ सीजन आते नहीं, हमेशा रेन फॉरेस्ट है, ये हमेशा वर्षा होती रहती है। अब देखो मान लो ये वाला एरिया कौन सा था बताओ? ये वाला एरिया टेम्परेट था, याद है? मैंने कहा था टेम्परेट में टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब यहाँ मौसम चेंज होगा, सीजन आएगा, जैसे विंटर है और फिर समर है। बताओ आएगा विंटर और समर, ठंडी गर्मी आएगी। अब जैसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पर ये ये है टेम्परेट है, यहाँ पर एक प्लांट ये ग्रो हुआ, यहाँ पर ये है, मान लो ये विंटर में उगा, है ना, और उस समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अभी ये बच्चा था, कब ये ग्रो हुआ है बताओ? ग्रो इन विंटर, विंटर में ग्रो हुआ है। अब ये बड़ा हो रहा था, छोटा सा बड़ा हो पाया था, इतना बड़ा, और पता चला कि विंटर से समर आ गई। क्या हो गया बताओ? समर आ गया, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? समर में आकर के टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? ड्राई एंड डेड। बोलो, सूख करके क्या हो जाएगा? तो आपको ये प्रजाति मिली कि मर गई? तो ये बायोडायवर्सिटी कम हो गई कि ज्यादा? तो ये बायोडायवर्सिटी को क्या कर दिया इसने? डिक्रीज कर दिया। और यहां तो ऐसा हो ही नहीं रहा था, तो प्लांट को बढ़िया समय मिला, क्योंकि वहां तो सीजन ही नहीं आना है, तो आराम से बढ़िया उग रहा है। जब तक बड़ा हो गया तो नई प्रजाति यहां मिल गई। यहां नई प्रजाति बन तो रही थी, लेकिन मौसम चेंज हो गया, सूख गई। इसीलिए अमेज़न के जंगलों में क्या है? डायवर्सिटी ज्यादा है, वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अभी आगे समझ में नहीं आया तो लिख लो जल्दी से। एनसीईआरटी बोला था लाने को, कितने लोग लाए हैं? बाकी लोग के पास नहीं है? तो जिनके पास है तो निकाल के रखो। रखे हो? बहुत बढ़िया। बाकी लोग नहीं लाना, एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, क्या करोगे ला करके? अब फालतू चिल्लाता हूँ एनसीईआरटी लाओ, एनसीईआरटी लाओ। हाँ सही है ना? क्या फायदा है एनसीईआरटी से? चलिए अब बोला जाए, लिखेंगे। इस डायग्राम के नीचे लिखना स्टार्ट करिए, बाकी फिर बना लीजिएगा। लिखिए, इक्वेटर पर लाइट अधिक होती है, इक्वेटर पर लाइट अधिक होती है, लाइट मोर रीच इन इक्वेटर, इक्वेटर पर लाइट अधिक होती है। ड्यू टू दिस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ड्यू टू दिस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, जिससे उत्पादकता बढ़ती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। एंड इट इंक्रीज बायोडायवर्सिटी इनडायरेक्टली, और यह
इनडायरेक्टली बायोडायवर्सिटी को बढ़ाती है, और यह इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से बायोडायवर्सिटी को बढ़ाती है। बोलो। तो पहला कारण एक ये तुम्हें बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। आगे लिखेंगे, अगली लाइन पर लिखेंगे, इक्वेटर पर डिस्टरबेंस बहुत कम होते हैं। डिस्टरबेंस इज वेरी लेस इन इक्वेटर। इक्वेटर पर डिस्टरबेंस बहुत कम होते हैं। इक्वेटर पर डिस्टरबेंस बहुत कम होते हैं। एंड द सफिशिएंट टाइम फॉर द स्पीसीज, और स्पीसीज के लिए पर्याप्त समय होता है, और स्पीसीज के लिए पर्याप्त समय होता है। ठीक है। तो दूसरा कारण ये हो गया कि यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं है, कोई प्रभावित करने वाला नहीं आ रहा है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आ रहा है। अगला, इक्वेटर पर सीजन नहीं होते हैं। नो सीजन प्रेजेंट इन इक्वेटर। सीजन नहीं होते हैं। नीचे के लिए पर्याप्त समय होता है। एंड द स्पीसीज हैज सफिशिएंट टाइम फॉर नीचे, और स्पीसीज को नीचे के लिए पर्याप्त समय होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। अगली हेडिंग आप लोग देखेंगे, आपको एनसीईआरटी मिलेगी स्पीसीज एरिया रिलेशन, है क्या? है कि नहीं है? मिल गया? तो अगली हेडिंग डालिए स्पीसीज एरिया रिलेशन। लिखिए स्पीसीज एरिया रिलेशन, जाति क्षेत्र संबंध, है क्या? यही है, जाति क्षेत्र संबंध। किसने दिया था ये? गिवन बाय A.V. Humboldt। किसने दिया था? A.V. Humboldt ने दिया था। लिखेंगे A.V. Humboldt, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। मिल गया? एनसीईआरटी होता तो देखते, अब जब भाई नहीं एनसीईआरटी बोला तो लेके आओ, जिसके पास है उसमें लिखा है, देख सकते हैं वो लोग। मिल गया है? हाँ, तो जिसके पास है उसके मिलेगा, बाकी को तो लाना ही नहीं है, बैग भारी हो जाता है तुम लोगों का। ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने साउथ अमेरिका फॉरेस्ट पर कार्य किया था। लिखेंगे दे वर्क ऑन साउथ अमेरिका फॉरेस्ट। जर्मन साइंटिस्ट हैं ये। चलो, क्या कहा था इन्होंने? देखें, अकॉर्डिंग टू हम्बोल्ट ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ए की पावर जेड। देखिए एनसीईआरटी क्या कहा था इन्होंने, स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर जेड। ऐसा लिखा होगा, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर जेड। बोलो, है लिखा है? अरे यहां देखो लिखा है। अब ये हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो यस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। इसमें कौन क्या है ये देख लेना। यस क्या है बताओ? स्पीशीज रिचनेस, ए बराबर एरिया, सी बराबर अंतःखंड, और जेड बराबर रिग्रेशन कांस्टेंट, है ना। हमें अगर इन दोनों, इसको बनाओ जल्दी से। रिग्रेशन कांस्टेंट, हो गया। अब देखो लिख गया ये। तो हमारे पास जो समीकरण है वो क्या था इनका, एवी हमबोल्ट का, यस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। क्या था बोलो? यस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। इसके बाद इन्होंने एक ग्राफ बनाया जो स्पीशीज रिचनेस और ए के बीच में था। एक तरफ ए था और एक तरफ एस था। ये देखो ग्राफ ये बना हुआ है, जो ये या लिखा है, ये दोनों के बीच में, क्षेत्र के बीच में, ठीक है। तो पहला इन्होंने जो ग्राफ बनाया है, देखो ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से ये वाला है, यस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है। ये कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। कैसा ग्राफ है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अब एक काम करते हैं, इन्होंने क्या किया, ये जो इनकी समीकरण थी, इस समीकरण का लॉग लिया। लॉग लेने पर क्या? लॉग लेने पर, तो इसका लॉग लिया तो हो जाएगा लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। यही है ना? देखो दिया है आपके पास, आपके एनसीईआरटी में है जी, यही है सेम। क्या हुआ, ये जो लॉग जब लेते हैं तो जो पावर होती है इसे पहले रखना पड़ता है, जिसकी होती है उसे बाद में, है ना, ऐसा रूल होता है लॉग का, ठीक है। तो ये हो गया जेड लॉग ए लॉग सी। इसका ग्राफ जब इन्होंने बनाया ऐसा, तो एक तरफ यस एक तरफ ए, तो ये कैसा आ गया? स्ट्रेट लाइन आ गया। तो ये कैसा था? सीधा स्ट्रेट लाइन। तो ये लॉग वाला है और ये सामान्य वाला है। आपकी किताब में ऐसे दोनों एक साथ बने हुए हैं, पहले ये बना दिया है फिर ये वाला बना दिया है ना। तो ये वाला कौन सा है बताओ? लॉग यस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, और ये वाला कौन सा है? एस इक्वल टू सी ए की पावर, ठीक है। लिखो
हो गया सबका? पीछे वालों, अब ये z है, इसकी वैल्यू की बात करते हैं। जो z का मान होता है ये सामान्यतः 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। मैमल्स और बर्ड्स के लिए 0.6 से लेकर 1.2 तक हो सकता है। ठीक है, तो लिख लेंगे नोट लगा करके। ये एनसीईआरटी में ये भी लिखा है। अब नहीं लाओगे तो हम क्या करें? काहे नहीं लाते हो? कल से कौन कौन लेके आएगा? पक्का? बाकी लोग अभी भी हाथ नहीं उठाए हैं, मतलब ये ना लेके आई हैं। ठीक है, चलो लिखेंगे। वैल्यू ऑफ z लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.2। z का मान 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। 0.1 से 0.2 तक होता है। 0.1 से 0.2 तक होता है। बट फॉर द मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल और बर्ड्स के लिए 0.6 टू 1.2। मैमल और बर्ड्स के लिए 0.6 से 1.2 तक है। ठीक, ये हो गई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है बायोडायवर्सिटी की? ठीक है, चलिए लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। मेरी बात सुनो, देखो हमारे घर के पास मान लो 2 फॉरेस्ट हैं। एक फॉरेस्ट बहुत घना है, बहुत सारी वहाँ प्रजातियाँ हैं, और एक फॉरेस्ट ऐसा है जो कि रेयरर प्लांट लगे हुए हैं और वो बहुत घना नहीं है। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कौन सा फॉरेस्ट जल्दी खत्म हो सकता है? जिसमें कम प्लांट हैं। तो इसका मतलब आप ऐसा भी लगा सकते हो कि बायोडायवर्सिटी किसकी ज्यादा रही होगी? जो घना है, और जो विरल है वो कैसा है? उसकी डायवर्सिटी कम है। मतलब जिसकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही है ना? तो लिखेंगे मोर द बायोडायवर्सिटी देन मोर स्टेबल इकोसिस्टम। जितनी अधिक बायोडायवर्सिटी होती है, जितनी अधिक बायोडायवर्सिटी होती है उतना ही अधिक इकोसिस्टम स्टेबल होता है। देन मोर स्टेबल इकोसिस्टम। अगला, अगर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है तो इंटरनल डिस्टरबेंस के प्रति वो रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है? मतलब उसे आंतरिक रूप से अगर कोई डिस्टर्ब भी करता है तो वो उसे फिर से रिकवर कर लेता है। वो उसके लिए क्या हो जाता है? प्रतिरोधी होता है, खत्म नहीं होता है अगर डायवर्सिटी ज्यादा है तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इट बिकम रेजिस्टेंस फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस। यह है आंतरिक डिस्टरबेंस के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। आंतरिक डिस्टरबेंस के प्रति
क्या हो जाता है? प्रतिरोधी हो जाता है। इट बिकम रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस। कैसे आंतरिक के प्रति क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस होता है। इसके लिए दो परिकल्पनाएं आई थी, दो लोग इसको समझाए थे, ठीक है ना? तो लिखेंगे, इसे एक्सप्लेन किया गया, दीज आर एक्सप्लेन्ड बाई, इसे एक्सप्लेन किया गया, क्या बोला गया था? बोलो, इसके पहले क्या था? इट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना? वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के प्रति क्या हो जाते हैं? इसे एक्सप्लेन किया करने के लिए एक हाइपोथेसिस थी जिसका नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या नाम था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और दूसरे थे डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट, डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट। ये दो चीजें थी जो ये बताएंगी कि कैसे इंटरनली कोई इकोसिस्टम जो होता है वो मजबूत होता है, कैसे रेजिस्टेंस होता है। आपको अगर इसके बारे में याद हो, इन्होंने इकोसिस्टम की तुलना किससे की थी? हवाई जहाज से, प्लेन से की थी। कि अगर कोई यात्री यात्रा करने के दौरान रीवा जैसे वाले लोग जेब में पेचकस डाले रहे और जितनी बार हवाई जहाज में चढ़े उतनी बार उसका नट खोल के ले आए, तो शुरू में तो हवाई जहाज कमजोर नहीं होगा, है ना? कुछ नट बोल्ट निकाल लोगे, लेकिन सोचो कि एक आदमी ऐसे पहुंच गया कि वह पंखा ही निकाल लाया, तो अब हवाई जहाज क्या हो जाएगा? बहुत कमजोर पड़ जाएगा विंग्स निकालने के कारण। तो इसकी तुलना वहां से की गई है कि अगर किसी ने पंख निकाल लिया तो इकोसिस्टम का क्या निकाल लिया। अगर हम एक एक नट निकाल रहे हैं तो इकोसिस्टम से क्या निकाल रहे हैं, ये चीज हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल इन दोनों को देखेंगे, आज का ये पूरा आप कवर करिए, ठीक है? ठीक है, तो बाकी कल मिलेंगे।